मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। Write down PL cube upon 3i. अच्छा रोट मत करो, ऐसे ही बता दो। PL cube upon 3i is the deflection under the load P of a cantilever beam. The strain energy due to bending is P square। कैसे क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी वर्डन बाय द लोड? तो डिफ्लेक्शन तुमको दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लोड, तो जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी दैट इज हाफ ऑफ P इंटू डेल्टा। डेल्टा तुमको दिया हुआ है तो ई अपन निकाल सकते हैं, P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6 EI। अ सिंपली सपोर्टेड बीम, नोट मत करो, देख लेते हैं इसको ऐसे ही। A simply supported beam is subjected to a single force P at a distance B from one of the support. Obtain the expression for the deflection under the load using Cauchy-Lyapunov theorem. How do you calculate deflection at the midpoint? मिड पॉइंट पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो कि सिंपल क्वेश्चन है यार। सिंपली सपोर्टेड बीम डिस्टेंस, यहाँ पे P लोड लगा है, एक डिस्टेंस को आप A मान लो और एक को आप B मान लो। आपको बोल रहा है सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना है यूजिंग कास्टिक-लियानोव थ्योरम। कैसे निकालोगे? हाँ, सेंटर पे निकालना है, कैसे निकालोगे? अब वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, L/2 पे एक सूडो लोड Q लगाना पड़ेगा, करेक्ट है। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी आप निकालोगे बिकॉज ऑफ P एन Q, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू Q विल गिव यू द डिफ्लेक्शन। स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालोगे? अरे यार, ABCD क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी? UAB प्लस UBC प्लस UCD। अब भाई AB के लिए तो कॉमन सेंस अप्लाई करो ना यार। अगर AB के लिए ले रहे हो तो लेफ्ट साइड से इक्वेशन बनाओ, करेक्ट है, लिमिट हो जाएगी 0 टू A, करेक्ट है। BC के लिए ले रहे हो तो A टू L/2 होगा, और अगर CD के लिए निकाल रहे हो तो बेटर है कि आप राइट साइड से इक्वेशन ले लो, लिमिट हो जाएगा 0 टू L/2। लो, आ गया वही वाला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन फिर से आ गया। राइट डाउन a stepped
steel shaft shown below is subjected to 10 Newton meter torque if the modulus of rigidity is 80 GP. 80 GP, the strain energy in shaft, determine the strain energy in shaft in Newton mm, in Newton mm. स्टेप स्टील शाफ्ट डायग्राम दिख रहा है. एक शाफ्ट है, इस पे एक एंड पे तुम्हारा एक लोड लगा हुआ है 10 न्यूटन मीटर का. करेक्ट है. ये शाफ्ट में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ ये आपको कैलकुलेट करना है. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. ये डायग्राम दिख रहा है. ये बीम में आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है. बीम बना देता हूं मैं आपको. पी पी डिस्टेंस है एल, 2L and L. A point mass of 100 kg is dropped onto a massless elastic bar cross sectional area 100 mm square, length 1 meter, Young's modulus 100 GPa, from a height h of 10 mm as shown in the figure. G equal to 10 meter per second square, 10 meter per second square. Find the maximum compression of elastic bar. Find the maximum compression of elastic bar.
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है, दो सेक्शन है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, दोनों का लेंथ ll है। You have to find out the deflection at point A. आपको पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन निकालना है। आपको जॉइंट बी का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट बी। फटाफट सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं। ये वाला नोट कर लिया? कौन? अच्छा, ये वाला डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। 100 mm लेंथ है, 100 mm 100 mm दोनों स्टेप। ये शाफ्ट का बता रहा हूँ ना, शाफ्ट का 100 mm 100 mm लेंथ है और डायमीटर है 50 mm और 25 mm, राइट? कितने क्वेश्चन हो गए? पहले वाला भी नहीं हुआ जैसे यार। चलो, पहले वाले में यहाँ पे मेरे को स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, ठीक है? और यहाँ पे लगा हुआ है ट्विस्टिंग मूवमेंट। दो हिस्सों में डिवाइड करो इसको, ए बी और सी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा? यू ए बी प्लस यू बी सी। करेक्ट है? यू का फॉर्मूला बताओ। टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी जे। करेक्ट है? चलो, तो अब यू ए बी कितना हो गया? टी स्क्वायर एल। देखो, इसमें टॉर्क ए बी में कितना टॉर्क आ रहा है और बीसी में कितना टॉर्क आ रहा है? दोनों में सेम टॉर्क आ रहा है। तो ए बी और ए सी जब आप निकालोगे तो टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी, ये कॉमन होगा और इसको आप कर लो J1 यू ए बी को अपन लिख लेते हैं J1। करेक्ट है? तो U क्या आ गया अपना? टी स्क्वायर एल अपॉन 2G डिवाइडेड बाय 1/J1 प्लस 1/J2। What is the relation between J1 and J2? डायमीटर डबल हुआ है तो J2 जो होगा वो 16 टाइम J1 हो जाएगा, राइट? तो क्या मिला मेरे को? U इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एल अपॉन 2GJ 1/J1 प्लस 1/16 टाइम J1। करेक्ट है? सारी वैल्यू दी हुई है, पुट करो। कैलकुलेशन में गलत। आंसर इसका आ रहा है, बता देता हूं मैं आपको। 200 क्यों लोगे रे भैया?
100 लोगे ना, 200 क्या के लिए लोगे? इसका आंसर आ रहा है 1.73 न्यूटन मीटर, न्यूटन एमएम। जे सही लिए हो? जे कितना लिए हो? π/32 है ना, ठीक है। 1.73 आ रहा है आंसर इसका। जी की वैल्यू 80 है। हम्म, क्या क्या कर लिए थे? 1.8 का। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। इतना टाइम नहीं लगेगा यार, ये गेट का क्वेश्चन है। गेट का क्वेश्चन 2 मिनट में बनना चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी निकालना है इसमें। करेक्ट है, फटाफट एकदम बना, 2 मिनट का सवाल है बाबू ये। ए ए बी सी एंड डी। करेक्ट है। तो यू मेरे को मिला, यू मेरे को मिला यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी डी। राइट। अब बाय सिमेट्री आई कैन से दैट यू ए बी इज इक्वल्स टू यू सी डी होगा। रिएक्शन सेम आ रहा है, सेम लेंथ है, तो यू ए बी और यू सी डी सेम होगा। अब रिएक्शन कितना आ रहा है? पीपी रिएक्शन आएगा। तो यू ए बी क्या हो गया? यू ए बी हो गया एम ए बी, यानी कि पी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI लिमिट 0 to L। Right? So that becomes P square L cube upon 6EI। ये मेरा आ गया यू ए बी। इज दैट क्लियर? अब मेरे को निकालना है यू बी सी। तो यू बी सी के लिए एम बी सी निकालो पहले। एम बी सी क्या होगा? P इंटू एक्स माइनस P इंटू एक्स माइनस एल। क्लियर? तो मोमेंट कितना आ गया? P इंटू एल मोमेंट, क्या नहीं? फॉर्मूले से आया मेरे भाई। पी एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या आया? कांस्टेंट पी एल आ गया। करेक्ट है। अब आपके पास एम बी सी, सॉरी यू बी सी निकालना है। यू बी सी निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एम बी सी स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI लिमिट, हाँ वेरी गुड, लिमिट बन जाएगा L टू 3L। करेक्ट है। एम बी सी इज कॉन्स्टेंट। एम बी सी क्या है? P इंटू एल है, कॉन्स्टेंट है। करेक्ट है। तो क्या मिल गया मेरे को? यू बी सी पी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2EI मल्टीप्लाइड बाय 3L माइनस, सॉरी 3L माइनस L।
आ रही है बात समझ में? तो क्या मिल गया मेरे को, पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई आई, राइट? यस नो? तो टोटल स्टेट एनर्जी कितनी आ गई? 2 टाइम पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 3 ई आई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं। यस नो? यू ए बी और यू सी डी इक्वल है, तो यू ए बी प्लस यू सी डी मेरे को मिल गया पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 3 ई आई प्लस पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई आई, सो दैट इज 4/3 पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई आई। कितना मिनट का सवाल था? तो गलती करोगे तो कैसे काम होगा यार? गेट का सवाल है, गेट का सवाल कोई भी सवाल 2 मिनट के अंदर बनना चाहिए। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 बनाए? हाँ, जल्दी करो फिर सॉल्व करें आगे इसको। सॉल्व करो ये तीनों क्वेश्चन, फिर डिस्कस करते हैं। तीनों हो गए? तीसरा वाला भी हो गया? अच्छा, देखते हैं। इसका आंसर क्या आया? हाँ, 9.5 आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला बना। हाँ, देख निकाल लेते हैं फटाफट, आंसर नहीं पता मेरे को। क्या करेंगे? हाँ, ए बी और सबसे पहले यू कैलकुलेट कर लो, यू ए बी प्लस यू बी सी। यू ए बी क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई 2 ई आई डी एक्स लिमिट 0 to L। समझ में आ रहा है अंकित? आगे पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई आई डी एक्स, नहीं ये 4 ई आई हो जाएगा ना, 2 into 2 हो जाएगा, एंड लिमिट L to 2L। इज दैट क्लियर? बन गया बेटा ये सवाल? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कैसे बनाया इसको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो रॉड है 45 डिग्री पे कनेक्टेड है, इज दैट क्लियर? कितना फोर्स आएगा इसमें निकाल सकते हैं अपन। फोर्टी फाइव डिग्री, इज दैट क्लियर? इधर आया एफ ए बी, इधर आया एफ बी सी, करेक्ट है। 45 डिग्री है तो हाँ, फोर्स दोनों में इक्वली आएगा। कितना एंगल होगा यहाँ पे? ये इसको पॉइंट्स डेसिमल में आ जाएगा। एक काम करें, 60 कर ले क्या इसको? 45 को अब 60 डिग्री कर लो, चलो। 45 डिग्री में
फिर एंगल अलग हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, चलो ठीक है, क्या 60 डिग्री 45 डिग्री होगा तो बाकी एंगल की भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। चलो 60 डिग्री यहाँ पे अपन ले लेते हैं। तो अभी आपके पास में क्या हो गया, P डिवाइडेड बाई साइन 60 इक्वल्स टू एफ ए बी डिवाइडेड बाई साइन 150 एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ बी सी अपॉन साइन 150, राइट। तो यहां से अब मेरे को मिल गया एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी सी, कितना आ गया, साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन सॉरी साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 60, पी बाई रूट टू कितना आ रहा है देखो, 0.577 पी आया। इज दैट क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन निकालना है, करेक्ट है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, डेल यू बाई डेल पी, करेक्ट है। अब फोर्स आप निकाल चुके हो तो यू आप निकाल सकते हो, यू क्या होगा, यू ए बी प्लस यू बी सी, राइट। क्या फॉर्मूला है यू का, पी स्क्वायर एल अपॉन 2EI, तो ये आपका 5 पॉइंट कितना, यूएबी और यूबीसी बराबर आ रहा है, तो 2 इंटू 0.577 पी स्क्वायर एल अपॉन 2EI कितना आ गया, पॉइंट 332 पी स्क्वायर एल अपॉन ई आई, करेक्ट है। ये आया यू। अब डेल यू बाई डेल पी कर लोगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ पी आ जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ बी आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो क्या मिल जाएगा, 0.664 पी एल अपॉन ई आई। इज दैट क्लियर। चलिए चलिए नोट करिए, इस क्वेश्चन नोट करो। आपको पॉइंट बी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे बनेगा सवाल, पॉइंट बी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है, कैसे बनेगा। वो तो निकाल लोगे, समझ गया, चलो एफ ए बी एफ बी सी निकाल लिए, वो सब छोड़ दो। हाँ, क्या कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। या तो इसको अगर सही तरीके से बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। चलो वो भी बता देता हूँ सही इसका मतलब। अगर इसको बिना स्ट्रेन एनर्जी के सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा। बिना स्ट्रेन एनर्जी के अगर सॉल्व करने जा रहे हो तो ये सॉल्व ऐसे होगा कि मान लो सी बी अगर कनेक्टेड नहीं होता ए बी के साथ, तो इसमें जो इलांगेशन होता उसकी वजह से मेरे को पॉइंट यहां पे मिलता बी, बी डैश, करेक्ट है। अब अगर मान लो कि
बी सी, ए बी बी सी के साथ कनेक्टेड नहीं होता है तो पॉइंट बी कहां मिलता? नीचे मिलता, राइट। अब बेसिकली क्या होगा कि ना तो मेरे को बी डैश, बी डबल डैश मिलेगा ना बी डैश मिलेगा, राइट। एक्चुअल पॉइंट कहां मिलेगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए बी डबल डैश, ए को सेंटर लिया और ए बी डबल डैश को रेडियस लेके एक आर्क कट करूंगा। उसके बाद सी बी डैश को लेके आर्क कट करेंगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका बी का फाइनल पॉइंट होगा। दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कर सकते हो, ये तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन उसमें लगेगा आधा घंटा। कैसे सॉल्व होगा फिर बताओ? इसको स्ट्रेन एनर्जी से सॉल्व करना है मेरे भाई। इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? अरे प्रभु, यू निकाल लो, ठीक है, यू निकाल लो। डेल यू बाई डेल पी कर दिया तो क्या मिला? नहीं मिलेगा डिफ्लेक्शन, आपको मिलेगा बी का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। जब आप डेल यू बाई डेल पी करते हो तो आपका पी के डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिलता है। तो यदि आप डेल यू बाई डेल पी करोगे तो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मिलेगा। एम आई क्लियर? यहां पे आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी निकालना है, क्या करोगे? डेल यू बाई, अरे नहीं रे प्रभु, आप लोग क्या पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो घर में। यहां पे लगाना पड़ेगा आपको वर्टिकल डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स क्यू। इज दैट क्लियर? फिर आप क्या करोगे, डेल यू बाई डेल क्यू करोगे, दैट विल गिव यू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसको पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला मेरे को? बी का पी के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, है ना। और अगर मेरे को इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए तो यहां पे मेरे को एक सूडो फोर्स क्यू लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स क्यू? डेल यू बाई डेल क्यू निकालने के बाद यू विल पुट क्यू इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? ये क्वेश्चन को आप घर में करके लाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, आपने यूटीएम पे टेस्ट तो किया नहीं होगा, किया है? रॉड तोड़ा है? तोड़ा है? अरे हम लोग अपने हाथ से तोड़ भी नहीं सकते, मशीन से तोड़े थे ना, मतलब मशीन से तोड़े थे ना। हाँ, हाँ सर लोग तोड़ के दिखाए थे, तोड़ने के बाद देखे थे उनको कैसे टूटा था। कौन सा फोर्स लगाते थे अपन उसमें? टेंसाइल लगाते थे, है ना। अब मेरे को जरा एक बात समझाना, ये टेंसाइल फोर्स अपन यहाँ पे लगाए, राइट, तो मेरे भाई इसको नॉर्मली ब्रेक होना चाहिए था। इसको नॉर्मली ब्रेक होना चाहिए था ना। ये कप एंड कोन क्यों फॉर्म करेगा? कप एंड कोन क्यों फॉर्म कर रहा है? अगर देखो, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो ये जैसा ये व्हाइट लाइन दिख रही है इस प्रकार से फेल होगा, और अगर डक्टाइल मटेरियल है तो कप एंड कोन फॉर्म करेगा। ये वाला तो समझ में आ गया मेरे को, नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहा हूं तो ऐसे ही ब्रेक होना चाहिए। पर ये कप एंड कोन कहां से फॉर्म हो गया, ये नहीं समझ में आया मेरे को। कुछ नहीं, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण फेल नहीं हुआ है, ये फेल हुआ है शियर स्ट्रेस के कारण। ये फेल हुआ है शियर स्ट्रेस के कारण। एम आई क्लियर? कैसे क्लियर? लगाया था मैंने टेंसाइल लोड और बोल रहा हूं कि फेल हुआ है शियर स्ट्रेस के कारण। अरे कोई इंटरनल नहीं भैया, देखो मैकेनिकल में एटॉमिक लेवल में मेरे को जाने का जरूरत नहीं है, सब मेरे को माइक्रोस्कोपिक में आंसर मिलना चाहिए। लगाया था मैंने, देखो अगर ये ब्रिटल मटेरियल होता तो ये बीच व्हाइट लाइन से फ्रैक्चर होता, अगर माइल्ड स्टील है तो ये कप एंड कोन
फॉर्म करेगा, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल इज वीकर इन द शियर देन नॉर्मल स्ट्रेस। तो डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होता है वो शियर स्ट्रेस के कारण होता है, ना कि नॉर्मल स्ट्रेस के कारण। करेक्ट है। अब सवाल यह है कि शियर स्ट्रेस कहां से आ गया प्रभु? ये मटेरियल जो कप एंड कोन फॉर्म किया है, दिस फेलियर इज नॉट बिकॉज ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, इट इज बिकॉज ऑफ द शियर स्ट्रेस। तो कैसे आया शियर स्ट्रेस? रुक जा भाई, अब समझा लेने दे। देखो, कोई भी तुम प्लेन ले लो, यहां पे मैंने पी लोड लगाया, राइट? यहां पे मैंने पी लोड लगाया। इज दैट क्लियर? अब एक प्लेन ले लो एम एन, राइट? इस एम एन प्लेन पे कितना फोर्स आ रहा है? P इंटू ए, राइट? बच्चे ये P इंटू ए फोर्स को, ये एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, ये P इंटू ए फोर्स को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। ये कंपोनेंट क्या हुआ? एम एन के, ये हो गया एम एन के नॉर्मल, ये हो गया एफ एन। इज दैट क्लियर? और ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ एफ टी जो है वो टेंजेंशियल होगा। एम आई क्लियर? तो मेरे भाई एम एन प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस आएगा? शियर स्ट्रेस आएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस आएगा? एम एन प्लेन पे अब मेरे को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज द स्ट्रेस ऑन द एम एन प्लेन? इज इट शियर स्ट्रेस और इज इट द नॉर्मल स्ट्रेस? दोनों आएगा ना मेरे भाई। नॉर्मल फोर्स आ रहा है एफ एन, करेक्ट है? तो एफ एन के कारण नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो अगर मैं बात करूं प्लेन एम एन की, देखो लगाया मैंने क्या था? लगाया मैंने टेंसाइल लोड था, लेकिन कोई प्लेन होगा, कोई प्लेन होगा जिसपे कि, कोई प्लेन क्या, हर प्लेन जो कि इसके नॉर्मल ना हो, हर प्लेन पे शियर स्ट्रेस भी साथ में इंड्यूस हो रहा है। अगर अपन प्लेन एम एन की बात करें तो कितना स्ट्रेस आया है इसमें? देखो, एम एन प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस आया वो हो गया एफ एन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ प्लेन एम एन, राइट? एंड what is the tensile shear stress? Sorry, यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस आया एफ एन अपॉन ए एम एन, और टेंसाइल स्ट्रेस आया एफ टी अपॉन ए एम एन। अब ये मेरे को इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो ए एम एन क्या होगा? ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यस नो? ए ये हाँ, ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा तुम्हारा जो है वो ए एम एन आ गया, करेक्ट है? अब एफ टी अगर आप देखोगे तो एफ टी कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो पी ए को मैं अगर इसमें रिजॉल्व करूं तो एफ टी हो गया, क्या हो गया? पी ए इंटू कॉस थीटा, राइट? और एफ एन हो गया, एफ एन हो गया पी ए साइन थीटा। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां पे अब शियर स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा? एफ टी डिवाइडेड बाई ए एम एन। एफ टी कितना आया था? पी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए अपॉन साइन थीटा। तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया? पी साइन थीटा कॉस थीटा, राइट? तो शियर स्ट्रेस क्या आ गया? पी बाई टू साइन टू थीटा। आ रही है बात समझ में? अब बच्चों
शियर स्ट्रेस कौन से प्लेन पे मैक्सिमम होगा? शियर स्ट्रेस कौन से प्लेन पे मैक्सिमम होगा? अरे साइन टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। करेक्ट है ना? व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा एट दैट टाइम द शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। तो बेटा ये जो फेलियर हो रहा है ये यहां से 45 डिग्री के एंगल पे होगा, क्योंकि यहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों यहां पे तो सिर्फ एक लोड लगा था। अब एक अगर मैं खाली प्लेन बॉडी कंसीडर करूं तो उसमें मैं कितने प्रकार से लोड निकाल लगा सकता हूं? एक बॉडी अगर अपन कंसीडर करते हैं, अभी अपन सिर्फ प्लेन लोडिंग की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल लोडिंग भी होती है, वो अपन बाद में देखेंगे। इस पे अपन कितने लोड लगा सकते हैं? पी, राइट। इसके अलावा या इसको सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। अब मान लो आपको काम करना है कि आपको ये प्लेन mn पे स्ट्रेस निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिग्मा एक्स का रिजॉल्व करोगे इस प्लेन पे, नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालोगे। अभी हमने जैसा किया था, इस पे लोड मैं यहां पे भी लगा सकता हूं, इस पे लोड मैं यहां भी लगा सकता हूं। अभी मैं सिर्फ प्लेन की बात कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल लोडिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। करेक्ट है? अब आप क्या करोगे? अब आपको अगर स्ट्रेस निकालना है तो सिग्मा एक्स को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा इस प्लेन के अलोंग, और सिग्मा वाई को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एनी अदर स्ट्रेस? और इस बॉडी पे मैं स्ट्रेस लगा सकता हूं, शेयरिंग हो सकता है। अब ये टाउ आया, यहां पे मैंने टाउ लगा दिया। करेक्ट है? अब टाउ ऐसा लगेगा नहीं, टाउ ऐसा लगेगा तो क्या होगा? ये बॉडी रोटेट करने लग जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे अगर आपने टाउ लगाया तो यहां पे उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस भी आएगी जो इसको अपोज करेगा। यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस भी आएगा। ठीक है बच्चों? तो अब mn पे अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सिग्मा वाई का कंपोनेंट निकालो, सिग्मा एक्स का कंपोनेंट निकालो, टाउ का कंपोनेंट निकालो, ये टाउ का कंपोनेंट निकालो। डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन दैट वे? हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब रिजोल्यूशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। इट इज एज सिंपल एज इट इज। करेक्ट है? फिर दूसरा क्या ऑप्शन बचता है? फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला याद करके भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे तो दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज। अभी थीटा का एंगल यहां से ले, थीटा का एंगल कहां से लिया हुआ है ये देखना पड़ेगा। थीटा का एंगल यहां से लिया है, थीटा इस प्लेन से लिया है, कहां से थीटा कंसीडर किया उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला मेरे को याद रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब कि रिजोल्यूशन विल नॉट वर्क, राइट? फॉर्मूला नॉट वर्क, राइट? और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉस का बोलना चाहिए डिजाइन का। डिजाइन अब जब हम जाएंगे, पूरा का पूरा डिजाइन इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोनों तरीके मैंने काट दिए, तो फिर तरीका क्या बचता है? उसको हम कहते हैं मोहर सर्कल, उसको हम कहते हैं मोहर सर्कल। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोहर सर्कल की, मोहर सर्कल को यूज करके आप कैसे विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और ये ध्यान में रखना कि डिजाइन इज नथिंग बट अबाउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस।
प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं वो अपन मोहर सर्कल से कल देखेंगे क्या होते हैं और कैसे निकालेंगे। पूरा डिजाइन जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 पे डिपेंडेंट है, और कुछ भी नहीं है डिजाइन जो गेट के लिए अपन बात करें। हाँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, लेकिन गेट सिर्फ मोहर सर्कल पे डिपेंडेंट है। अगर आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना सीख लिया सही तरीके से, और मॉस के जो कॉन्सेप्ट अभी तक अपन ने पढ़े हैं, बेंडिंग का, टॉर्शन का, वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो डिजाइन का कोई भी गेट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कुछ क्लच वगैरह है उसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, वो मैं आपको दे दूंगा। अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। टाइमिंग यही रखे कल का, शाम को, ठीक है, 4:30 बजे। ठीक है, चलो फिर कल डिस्कस करते हैं।